आप सभी छात्र साथियों का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम आपके सामने चर्चा करने वाले हैं इस विशेष टॉपिक की, जिसमें आज आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और हम लोग इसको सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। ये ढेर सारी आज चीज़ें हैं जो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इन चीज़ों पे इस टॉपिक में आगे बढ़ें इससे पहले कुछ ज़रूरी बातें आपसे करनी बहुत ज़रूरी है। साथियों, चूँकि आपके एग्ज़ाम का समय अब बहुत ही करीब आ रहा है और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आप अपने पढ़ाई में दिलो जान से लगे होंगे और आपको लगना भी चाहिए, क्योंकि समय जो है ना, समय का ध्यान हमें रखना चाहिए। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एक बेहतर वे में चल रहे होंगे और थोड़ी बहुत अगर कोर कसर है तो आप इस चैनल के साथ जुड़िए और ढेर सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे जो आपके इस तैयारी में आपकी बड़ी हेल्प करेंगे। ठीक है। अब साथियों, चूँकि आपके पास समय अब धीरे धीरे बहुत लिमिटेड होता चला जा रहा है, तो यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि आप एक बेहतर प्लानिंग के साथ अपनी इस तैयारी को आगे बढ़ाएं और डेली प्रैक्टिस और रिवीजन को ध्यान में रखते हुए, देखिए 2-3 बातें ध्यान में रखना है। आपको नियमित लगे रहना है, प्रैक्टिस को भी साथ में रखना है और रिवीजन को भी साथ में रखना है। ठीक है। और बड़े एग्ज़ाम ओरिएंटेड होके आपको पढ़ना है और ध्यान ये भी रखना है कि किस तरह के प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों का आप जवाब कैसे देंगे। अर्थात पूरी फुल प्लानिंग के साथ आपको चलना है। और जब प्लानिंग की बात आती है तो इसमें सबसे पहला जो फैक्ट होता है कि आप जो सिलेबस है, सबसे पहले वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि सिलेबस क्या कहता है। ठीक है। तो थोड़ी हम चर्चा सिलेबस की करते हैं। साथियों, जैसा कि आप अपने इस गणित के सिलेबस को देखते हैं तो आप बड़े आराम से देखिए, इसमें 7 यूनिट हैं आपके लिए, है ना। और 7 यूनिट में जैसे पहला यूनिट है संख्या पद्धति, और जिसके लिए 5 अंक मिलेंगे आपको एग्ज़ाम में। बीजगणित 18, ये सबसे ज़्यादा अंक वाला है ये यूनिट। और तीसरा यूनिट है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें आपको 5 अंक हैं। फिर ज्यामिति की बात आती है, ये 10 नंबर का आएगा। त्रिकोणमिति 12 नंबर का आएगा और मेंसुरेशन फिर 10 नंबर का आएगा। और ये जो चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं, सांख्यिकी तथा प्रायिकता, ये आपको 10 नंबर मिलेगा इससे। ठीक है। अब चूँकि हम बात करने वाले हैं सांख्यिकी तथा प्रायिकता का, तो थोड़ा देखते हैं कि ये सिलेबस में क्या कह रहा है आपसे, है ना, क्या पढ़ने को कह रहा है। ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आपके हिसाब से कितना इसको पढ़ना है, इसको बड़े ध्यान से समझ के रखना है। तो साथियों, आप देखेंगे कि सांख्यिकी तथा प्रायिकता को इसने 2 भागों में बांटा है। एक तो सांख्यिकी रखा है और दूसरा प्रायिकता। तो आज हम विशेष करके सांख्यिकी पे फोकस करेंगे। इसमें क्या पढ़ना है आपको, तो देखिए स्पष्ट लिखा है कि वर्गीकृत आंकड़ों का, ऐसे वैसे आंकड़ों का नहीं, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य पढ़ना है, माध्यिका पढ़नी है और बहुलक पढ़ना है। ठीक है। तो हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आंकड़े, कौन से आंकड़े वर्गीकृत होते हैं, माध्य का क्या मतलब होता है, माध्यिका का क्या मतलब होता है और बहुलक क्या होता है। फिर हम ये समझेंगे कि माध्यिका निकालेंगे कैसे, क्वेश्चन कैसे पूछता है, माध्य कैसे निकालेंगे, बहुलक कैसे निकालेंगे। तो चलिए एक एक करके हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। साथियों, जैसा कि आपके सामने ये दिख रहा है, थोड़ा आगे बढ़ें एक एक चीज़ को समझने के लिए। तो इससे पहले एक और बात आप ध्यान में रखिएगा
कि पहले कॉन्सेप्ट को समझना है और दिमाग में रखना है, फिर जो एग्जाम्पल्स लिए जाएंगे, जो क्वेश्चंस लिए जाएंगे, आप उसको देखिएगा, उसको समझिएगा और फिर पुनः से उसी एग्जाम्पल को आप खुद से कीजिएगा। फिर जब आप वो एग्जाम्पल कर लीजिएगा, अगर फिर कहीं दिक्कत आती है तो फिर लेक्चर को देखिएगा, फिर उसी एग्जाम्पल को खुद से कीजिएगा। अगर वो एग्जाम्पल आप कर पाएंगे तो फिर आप बाकी के क्वेश्चन खुद से हल कीजिएगा। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके बात करते हैं। तो साथियों, जो सांख्यिकी में हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो भी आंकड़े होते हैं, जो भी डाटा होता है, आंकड़ों का मतलब साथियों सूचनाओं से है, आपने पढ़ा है, रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन से है। और यहाँ पे जो हम इन्फॉर्मेशन लेंगे वो नंबर के रूप में लेंगे, है ना। आंकड़ों का आपको यहाँ मतलब समझना है कि आप आंकड़ों का मतलब ये समझ के सिर्फ चलिए कि आंकड़ों का मतलब आपको यहाँ पे नंबर्स ही समझ के चलना है, नंबर्स। ठीक है, यानी आप नंबरों से डील करने वाले हैं। बस इतना समझिए कि ढेर सारा आपको नंबर दिया गया है और उन्हीं नंबरों में से आपको माध्य ढूंढना है, माध्यिका ढूंढनी है, बहुलक ढूंढना है। ठीक है, तो आंकड़े यानी आंकड़ों का चूँकि इंग्लिश में साथियों इनको डाटा कहते हैं, है ना। डाटा कहिए, आंकड़ा कहिए, आंकड़े माने सूचनाएं, किसी चीज़ से जुड़ी हुई सूचनाओं को हम आंकड़े कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आंकड़ों को हम नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ जितने भी आंकड़े हैं बस आप समझिए कि वो सारे के सारे नंबर हैं। बहुत सारा आपको नंबर दिया गया है और उन सभी नंबर से आपको बहुत सारी सूचनाएं निकालनी है। ठीक है, और ये देखेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का क्या मतलब है। केंद्रीय माने हमको बहुत सारे आंकड़े दिए गए हैं, बहुत सारी संख्याएं दी गई हैं। आप ये समझिए कि आपके पास बहुत सारे नंबर हैं, उन सभी नंबरों में से एक विशेष नंबर चूज करना, एक ऐसा विशेष नंबर चूज करना जो उस पूरे आंकड़ों का नेतृत्व करता हो, है ना। तो ऐसे अगर हम कोई नंबर ढूंढते हैं ना, तो उसी को उसकी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। और ये ढूंढने का तरीका है कि हम उसको माध्य के रूप में ढूंढ सकते हैं, उसको माध्यिका के रूप में ढूंढते हैं और उसको बहुलक के रूप में ढूंढते हैं। अब हमको ये समझना है साथियों कि ये माध्य का क्या मतलब है ना। यहाँ थोड़ा सा समझ के चलते हैं कि माध्य का क्या मतलब है। कभी कभी साथियों इस माध्य को आपके प्रश्न में या बुक में समांतर माध्य के नाम से भी जाना जाएगा, है ना। या तो कहेगा कि समांतर माध्य प्राप्त कीजिए, माध्य प्राप्त कीजिए। इसको इंग्लिश में मीन कहता है। क्या कहा जाता है? मीन। अब हम समझेंगे कि इस माध्य का मतलब क्या होता है। तो साथियों आपने बहुत पहले छोटे पे हो सकता है पढ़ा हो औसत, एवरेज। समांतर माध्य और कुछ नहीं है, औसत ही है। औसत कैसे निकालते हैं? आप मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारा डाटा है, डाटा बोले तो नंबर हैं, और उन सभी नंबरों को आप जोड़ें, उन सभी नंबरों को, उन सभी डाटा को, यानी आपको डाटा मिला है किस रूप में? नंबर्स के रूप में, और आप उन सभी नंबरों को जोड़ दीजिए और उनकी कितनी संख्या है उससे भाग दे दीजिए, है ना। सभी नंबरों को जोड़ करके उनकी संख्या से भाग देने पर औसत मिलता है और हम उसी औसत को मीन कहते हैं या समांतर माध्य कहते हैं। तो फार्मूला बन जाता है कि औसत बराबर या मीन बराबर या समांतर माध्य बराबर कुल योग, है ना, कुल आंकड़ों का योग। यहाँ पे थोड़ा और अच्छा से लिख देते हैं, कुल आंकड़ों का योग। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, बटा में कुल संख्या, यानी कुल कितने आंकड़े हैं ये। बस ऐसा दे देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? उन आंकड़ों का समांतर माध्य।
ठीक है, समांतर माध्य बोलिए, माध्य बोलिए, औसत बोलिए, बात बराबर। अब ये कॉन्सेप्ट है साथियों माध्यिका का, कि ये माध्यिका का क्या मतलब है। तो माध्यिका को चूँकि इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, इंग्लिश भी जानना आपके लिए ज़रूरी है, मीडियन, मीडियन कहते हैं। और माध्यिका यानी इसका मतलब है मध्य का। कहाँ? मध्य का, मध्य का यानी कि बीच में। तो आपका सवाल होगा कि किसके बीच की बात कर रहे हैं और कौन से बीच की बात कर रहे हैं। तो साथियों अभी हमने बात की है कि हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे आंकड़े हैं। आंकड़े माने नंबर्स, ठीक है। आपके पास बहुत सारे नंबर हैं, आपको ढूंढना है कि उन नंबरों में बीच का नंबर कौन है, ठीक है, बीच का नंबर। लेकिन सवाल यह है कि किधर से बीच का ढूंढेंगे भाई। हमारे पास नंबर तो बहुत सारे बेतरतीब तरीके से भी उपस्थित होंगे। तो ध्यान में रखना साथियों कि जब हमें मध्य का ढूंढना है, बीच का ढूंढना है, तो सबसे पहला हमारा काम होगा आंकड़ों को सजाना, आंकड़ों को सजाना, अरेंज करना। और अरेंज करने का यहाँ क्या तरीका है, हमारे पास दो तरीके हैं अरेंज करने का। या तो उनको बढ़ते हुए क्रम में सजा दो, बढ़ते हुए क्रम में, यानी जिसे आप आरोही क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? आरोही क्रम में, ठीक है। यानी पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे सजा देंगे। और दूसरा तरीका है घटते हुए क्रम में सजा दो, घटते हुए क्रम में, यानी कि इसको कहते हैं अवरोही क्रम में, ठीक है। और जब ये सजा लो और जब ये सज जाए, ठीक है, एक मिनट देखते हैं किधर गया। और जब ये आंकड़े सज जाएं तो आपको क्या करना है, तब ढूंढना है कि उनमें बीच का कौन है, ठीक है। माध्यिका का ये मतलब है। तो अभी साथियों क्या करना है कि आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखने हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मीन का यानी कि माध्य का मतलब समझ चुके हैं कि माध्य एक्चुअल में क्या है, माध्यिका का मतलब समझ चुके हैं। और ये बहुलक, बहुलक को इंग्लिश में मोड नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? मोड। अब मोड का क्या मतलब है, यह देखिएगा, बहु, बहु माने बहुत बार, बहु का मतलब है बहुत सारा, ठीक है। तो यहाँ पे आशय ये है कि आपके पास बहुत सारा डाटा है, तो उसमें से कुछ डाटा ऐसा होगा, कुछ नंबर ऐसे होंगे जो बार बार आए होंगे, है ना। बहुत सारे नंबर का डाटा का मतलब आप यहाँ नंबर समझिए कि बहुत सारे नंबर हैं, जिसमें से कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो बार बार आए हैं। कोई एक बार, कोई दो बार, कोई तीन बार, कोई चार बार, ऐसे आते रहेंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ ये देखना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर प्रयोग आया है, सबसे ज़्यादा बार, यानी जो सबसे ज़्यादा आया है, जिसके आने की टेंडेंसी जो है कई बार है ना, उसी आंकड़े को, उसी नंबर को हम बहुलक कहते हैं। ठीक बात समझ चुके हैं। एक बार थोड़ी इसकी आप अभी माइंड में एक प्रैक्टिस बनाइए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर एक एक टॉपिक की बात करते हैं। अब जैसे आपको रिवाइज कराने के लिए फिर इस स्लाइड पे लेके आते हैं, ज़रा देखो आप कहाँ से बढ़े थे। हाँ बिल्कुल, माइंड में इसको रिकॉल करते हुए चलना है। आप बढ़े थे सांख्यिकी एवं प्रायिकता, पढ़ क्या रहे हैं हम लोग? सांख्यिकी। सांख्यिकी में हमें क्या पढ़ना है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप किसका? आंकड़ों का। आंकड़ों का क्या मतलब है? बहुत अच्छा, नंबर। आंकड़ों का यहाँ मतलब आप क्या समझेंगे? नंबर्स, संख्याएं, क्योंकि जो भी आंकड़े आपके सामने आएंगे वो नंबर के रूप में आएंगे। तो बहुत ज़्यादा माइंड को नहीं उलझाएंगे हम लोग, हम एग्ज़ाम के दृष्टि से पढ़ रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है। आंकड़ों का क्या मतलब? नंबर्स, ढेर सारे नंबर्स, ठीक है। और उन आंकड़ों के केंद्रीय प्रवृत्ति का क्या मतलब है? हाँ, उन सभी नंबरों में ऐसा नंबर ढूंढना जो उस पूरे नंबर्स के ग्रुप को
लीड करता हो, उसी एक नंबर से उस पूरे ग्रुप के नंबर का पता चलता हो। ठीक है, तो इसमें 3 तरह की मापें होती हैं, बिल्कुल, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, एकदम मेरे साथ रिवाइज कीजिए ताकि इस सेशन के दौरान ही ये सारी बातें आपके दिमाग में फिट हो जाए। माध्य, माध्यिका, बहुलक, है ना। अब हम आपसे पूछे माध्य का मतलब क्या होता है। हाँ, माध्य को आप क्या कहते हैं, समांतर माध्य भी कहते हैं, हाँ, इंग्लिश में मीन कहते हैं। और माध्य कुछ और नहीं है, क्या है, औसत। औसत का क्या मतलब है कि जितने सारे नंबर्स हैं, जितने सारे डाटा हैं, उन सबको जोड़ दो और फिर उनकी संख्या से भाग दे दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर माध्यिका क्या है, हाँ, बीच का, यानी जितने सारे डाटा हैं उन सब में बीच का कौन है। और बीच का डाटा ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, हाँ, सबसे पहले दिए गए सारे डाटा यानी सारे नंबर्स को एक क्रम में सजाना है। बढ़ते हुए क्रम में सजा लो तो भी ठीक है, घटते हुए क्रम में सजा लो तो भी ठीक है, और जब वो सज जाए तो उनमें से बीच का ढूंढ लो, उनमें से बीच का ढूंढ लो। ठीक है, तो आपको माध्यिका मिल जाएगी। फिर बहुलक, हाँ, बहुलक का मतलब है जो डाटा सबसे ज़्यादा बार आया है वो उन सभी आंकड़ों का बहुलक होगा। ठीक है, अब साथियों आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अब साथियों जरा अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। ठीक है, एक एक बात को समझते हुए आपको बढ़ना है। अभी आपने देखा कि हमारे पास जो आंकड़े हैं, आंकड़ों का मतलब आपने नंबर समझ के रखा है। तो ये आंकड़े आपके सामने 2 तरीके से पेश हो सकते हैं, और वो तरीका है आंकड़ों का वर्गीकृत रूप, और एक तरीका है आंकड़ों का वर्गीकृत रूप। अवर्गीकृत आंकड़े और कौन से आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़े। साथियों, हम अवर्गीकृत आंकड़ों को डिफाइन करें इससे पहले हम वर्गीकृत आंकड़ों का मतलब समझते हैं कि वर्गीकृत आंकड़े किसे कहेंगे। तो बस इसका इतना सा मतलब आप अपने दिमाग में आप रखेंगे कि जो वर्गीकृत आंकड़े हैं उनकी पहचान है कि ऐसे आंकड़े जो वर्ग अंतराल के रूप में रिप्रेजेंट हो, जो वर्ग अंतराल के रूप में। वर्ग अंतराल का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो बड़ा ध्यान से देखेंगे आप कि जैसे देखो ये आंकड़ा है ना, ये 0 से लेकर के 10 की बात कर रहा है। ये 0 से लेकर के कहाँ की बात कर रहा है, 10 का। इसका मतलब है कि इस तरह के आंकड़े, ठीक है। अच्छा, 0 से लेकर के 10 का मतलब तो आप समझ रहे हैं। आगे भी चीज़ों को ज़रा आप ध्यान से समझेंगे। फिर 10 से 20, फिर 20 से 30 तक, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ऐसे ही जहाँ तक इसको देना होगा देगा ही, है ना। एक बात आपको समझना है कि ये 10 से 20 का 0 से 10 का क्या मतलब है, इसमें कौन सा आंकड़ा है। तो साथियों, इसमें जो भी आंकड़ा आएगा वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5, इस तरीके से यहाँ तक कि 1.1 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस रेंज के अंदर। और 10 से 20 का मतलब है 10 से लेकर के 20 तक, है ना। यानी यहाँ पे जो भी आंकड़ा दिया रहेगा वो स्पेसिफिक नहीं होगा, एक रेंज में होगा, ठीक है। तो इस तरह के जो आंकड़े होंगे हम उनको कहते हैं वर्गीकृत आंकड़े, यानी जो आंकड़े अंतराल के रूप में आपको मिलेगा। और आपके सिलेबस में बात इसी की करी गई है कि जब आपके पास वर्गीकृत आंकड़े हैं तो इसका माध्य क्या होगा, तो इसका माध्यिका क्या होगी, तो इसका बहुलक क्या होगा, ठीक है। ये बात करी जा रही। तो हम इस वर्गीकृत आंकड़े में आगे बढ़ें, इसमें कुछ और आपको टर्म समझने होंगे
और जिसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, है ना। अब साथियों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वर्गीकृत आंकड़ों का मतलब समझ में आया होगा। ठीक है साथियों, जब भी आपके सामने आंकड़े आए ना, अगर अंतराल के रूप में है तो कह देना कि वो वर्गीकृत आंकड़े हैं और अंतराल का रूप ऐसा दिखेगा। अब इस अंतराल में हमको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। निम्न सीमा का मतलब क्या है, उच्च सीमा का क्या मतलब है, और वर्ग की माप का क्या मतलब है। इसके लिए जैसे मान लीजिए हम ये वर्ग अंतराल लेते हैं। कौन सा वर्ग अंतराल, जो 0 से 10 तक है। तो इसमें निम्न सीमा क्या है, उच्च सीमा क्या है, और वर्ग का क्या मतलब है। तो साथियों आप देखेंगे ये 0 से लेकर 10 तक चालू हो रहा है। तो ये जो 0 है ये इसकी निम्न सीमा है। 0 इसकी क्या हो गई, निम्न सीमा। किस अंतराल के लिए, इस अंतराल के लिए। बात समझ रहे हैं। जो अंतराल 0 से 10 के लिए है उसमें निम्न सीमा हो गई 0 और उच्च सीमा हो गई 10। ठीक है। और साथियों इनके बीच का जो गैप है, वही इस वर्ग की माप होगी। समझ रहे हैं। और वर्ग की माप निकलती कैसी है, तो उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा लीजिए, यानी 10 में से 0 घटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, वर्ग की माप 10। ठीक है। और जो वर्ग अंतराल दिया रहता है तो अक्सर इन सभी वर्ग की जो माप है वो बराबर है। जैसे देखिए 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 आएगा, 30 में से 20 घटाएंगे तो 10 आएगा, 40 में से 30 घटाएंगे तो भी 10 आएगा, है ना। अब अगर मान लीजिए हम ये वाला वर्ग अंतराल चूज करते हैं और आपसे पूछें कि बताइए इस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा क्या है, उच्च सीमा क्या है, तो बड़े आराम से कहिए भाई ये वाली जो है ना निम्न सीमा है, ये वाली जो है 30 जो है वो उच्च सीमा है, 20 जो है वो निम्न सीमा है, वर्ग की माप क्या है, 10 है। ठीक है। तो साथियों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, इस कंसेप्ट की भी बात कर लेते हैं कि अगर आंकड़े अवर्गीकृत हों तो वो कैसा दिखेंगे। तो बस आप ये ध्यान देना कि जो आंकड़े वर्ग अंतराल के रूप में प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं वो सब के सब अवर्गीकृत हैं, और अवर्गीकृत आंकड़े अंतराल के रूप में नहीं प्रदर्शित होते हैं। ठीक है। जैसे ऐसा आ जाएगा कि जैसे 20 आ गया, 31 आ गया, 56 आ गया, ये अलग अलग आंकड़े हैं। ये एक आंकड़ा है, ये भी एक आंकड़ा है, ये भी एक आंकड़ा है ना। उसी प्रकार 100 आ गया, 80 आ गया। तो अगर इस तरीके से आंकड़े दिए गए हैं तो ये अवर्गीकृत है, यानी इसमें कोई इंटरवल नहीं है, कोई वर्ग अंतराल नहीं है, ये स्पेशल हैं, स्पेसिफिक हैं। ठीक है। तो साथियों आप समझ रहे हैं कि हमारे पास जो आंकड़े आएंगे, अर्थात आंकड़ों का मतलब है नंबर, वो नंबर हमको 2 रूपों में देखने को मिलेंगे। वर्गीकृत रूप में यानी वर्ग अंतराल के रूप में, या अवर्गीकृत यानी कि बिना वर्ग अंतराल के रूप में। तो जब वर्ग अंतराल के रूप में मिलेंगे तो निम्न सीमा क्या होगी, उच्च सीमा क्या होगी, और वर्ग की माप क्या होगी। ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, एक बार रिवीजन आप कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप समझ लीजिए कि इसमें आप देखिए ये वर्ग अंतराल है, तो मैं पूछूं कि ये जो आंकड़ा है ये कैसा है, क्या वर्गीकृत है या अवर्गीकृत। बिल्कुल सही, क्योंकि अंतराल के रूप में है तो ये वर्गीकृत है। मैं पूछूं कि इस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा बता दो और उच्च सीमा, अगर दिख रहा होगा तो इसका 60 निम्न सीमा है और 65 क्या है, उच्च सीमा। और इस वर्ग अंतराल की माप बता दो, तो 65 में से 60 निकाल लो, 5 आ जाएगा। ठीक है। और आप इन आंकड़ों को देखिए, ये अलग अलग आंकड़े हैं, इनको जरा देखिए। ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये कौन से आंकड़े हैं, हाँ बिल्कुल अवर्गीकृत। ठीक है। तो साथियों आप इतना पहचान लेंगे। अब थोड़ा अगले कंसेप्ट पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि
आगे के कंसेप्ट हमको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों आइए अब हम एक एक करके माध्य को समझते हैं, माध्यिका को समझते हैं और बहुलक को समझते हैं, और इनसे जुड़े हुए सवालों को करके भी समझते हैं और सीखते हैं। तो साथियों, जैसा कि अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने चर्चा की कि माध्य का मतलब क्या है, एक बार और मैं आपको समझाऊं ताकि दिमाग में बैठ जाए। माध्य का मतलब है साथियों, इंग्लिश में बात करें तो मीन है ना। और इस माध्य को ही आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, समांतर माध्य कहा। और यदि ये समांतर माध्य है साथियों, तो इसको हम कैसे जानते हैं? ये कुछ और नहीं है, ये क्या है? औसत ही है ना, औसत। और औसत का मेन मकसद क्या है कि कुल आंकड़ों का योग, एकदम याद रखिए, दिमाग में बन जाना चाहिए, कुल आंकड़ों का योग और बटे में क्या, बहुत अच्छा, उनकी संख्या, कि वो आंकड़े कितने हैं। और जैसे साथियों यहाँ आंकड़ों का मतलब है नंबर, आप नंबर से ही समझ के चलिए, तब आप बेहतर कर पाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट पे हम पहले कुछ सवालों को लगाने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे सामने आंकड़े अवर्गीकृत आए तो हम डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज करके उसका माध्य निकाल सकते हैं, या माध्य से रिलेटेड जो प्रश्न पूछा जाएगा हम उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो इस कड़ी में आप पहला सवाल यहाँ देखेंगे, जरा देखिए कितना खूबसूरत सा और प्यारा सा प्रश्न है आपके सामने। ये दिया हुआ है कि यदि 7, 13, 20, 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है तो x का मान होगा, और ऑप्शन है आपके पास। तो बिल्कुल यहाँ पे आप निकालेंगे कैसे? बिल्कुल आप कहेंगे कि हम लिखेंगे कि समांतर माध्य, समांतर माध्य कहिए, माध्य कहिए, समांतर माध्य बराबर इन सभी को जोड़ेंगे। तो यहीं पे जोड़ लेते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि ऑप्शनल है, तो यहाँ पे हमें हल करके नहीं दिखाना है। तो 7 और 13 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और फिर 20 जोड़िएगा तो 40 हो जाएगा, फिर 17 जोड़िएगा तो 57 हो जाएगा। तो आएगा आपका 57, और ये 3x भी जुड़ेगा तो ये ऐसे जुड़ जाएगा 3x। अब बटे में इनकी कितनी संख्या है? तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो इनकी टोटल संख्या है 5। हमको x का मान निकालना है, और यहाँ पे देखेंगे कि समांतर माध्य की वैल्यू दिया हुआ है 18, यानी जहाँ पे समांतर माध्य है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 18। और ये 5 जो है इधर आएगा, इधर भाग है तो इधर आएगा, गुणा हो जाएगा, तो 18 × 5 = 90 हो जाएगा। और इधर आप देखेंगे तो 57 + 3x है ना, ये 90 हो जाएगा। 90 माइनस ये इधर आएगा तो 57, यानी 57 बराबर 3x। ठीक है, और 90 में से 57 जाएगा तो कितना आ जाएगा? हाँ बिल्कुल 33, है ना। देखिएगा जैसे 3 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, और फिर 30 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो 3x बराबर आ गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा? बिल्कुल बढ़िया, 3 से भाग दे देंगे 33 में, 33/3 यानी कि 11। तो x का मान आ जाएगा 11। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो साथियों आप देख रहे हैं कि जो आपने फार्मूला पढ़ा है उसका कितना खूबसूरत सा प्रयोग इस प्रश्न में हुआ है। कुछ और प्रश्न देखते हैं। अब जरा अगले प्रश्न पे बढ़िए, है ना, फिर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ज़रा अगला प्रश्न आ रहा है तो इसको ज़रा आप खुद से कीजिए, ज़रा देखिए कि आप अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपको यहाँ पे देखिए समांतर माध्य दिया है, x का मान पूछ रहा है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं चूँकि ऑप्शन दे रहा है। तो समांतर माध्य इधर लिखते हैं, समांतर माध्य कितना दिया है? 5,
बराबर इन सबको जोड़ के लिखते हैं। तो 6 4 10, 3 13 और 13 x, 13 प्लस क्या हो जाएगा इधर x। इनकी संख्या कितनी है 1 2 3 4, तो 4 लिख दीजिए। इसको इधर भेज दीजिए, 4 5 20, 20 हो जाएगा। और ये बच जाएगा आपका 13 प्लस x, 13 प्लस x। और यहाँ से जब इस 13 को इधर भेजेंगे तो 20 में से घटेगा, यानी कि 20 माइनस 13। हालांकि इतना लिखना नहीं है आपको, तो यहाँ से आपको x का मान मिल जाएगा 7। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा सी। ठीक है, ये माध्य कहिए, समांतर माध्य कहिए या औसत कहिए, बात बराबर है। ठीक है, चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं कि क्या आप उनको कर पा रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये भी लगभग उसी के जैसा है ना, थोड़ा नंबरों का। अच्छा, ये जो आपके सामने आ रहा है ना, ये सब डाटा है, देखिए आंकड़े हैं, ये सब नंबर के रूप में है ना। इसलिए मैंने कहा कि आप आंकड़ों को नंबर ही मान लीजिए, छोड़िए दुनिया जहाँ की बातें, आप आंकड़ों को क्या मान लीजिए, नंबर मान लीजिए। फिर देखिए आपका आपका जो सवाल करने का तरीका है वो कितना आसान हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे माध्य दिया हुआ है, माध्य माने समांतर माध्य। तो पहले हम माध्य को यहाँ लिख लेते हैं, x दिया हुआ है और इसी x का मान भी पूछ रहा है। अब इधर देखते हैं कि 7 और 8 जोड़िएगा तो 15 हो जाएगा, और ये एक इसको दे दीजिएगा तो 15 15 15 30 और 10 कितना हो जाएगा 45। थोड़ा अच्छा से जोड़िएगा, 45 प्लस कितना, ये x भी तो जोड़ना है, x जोड़ दो। फिर इनकी संख्या काउंट कर लो, है ना, 1 2 3 4 5, कुल कितने डाटा है 5 डाटा है ना। कुल कितने डाटा हो गए 5, है ना। एक बार मिला लो कि सही से जोड़ा है ना। 7 और 8 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और ये इसको एक दे देगा 15 15 30 और क्या हो जाएगा, हाँ देखो गड़बड़ी हुए ना कि 15 हो गया यहाँ पे, और 15 30 और 10 40 ना, ये 40 हो जाएगा। इसको आप इधर भेज दो तो ये हो जाएगा, इधर भेजेंगे तो 5x, क्योंकि इधर भाग है तो इधर गुणा हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा 40 प्लस x। अब ये x चला जाएगा इधर, तो x इधर जब चला जाएगा तो 5x में से एक x घटेगा तो बचेगा 4x, 4x बराबर 40। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 40 बटे में 4 यानी कि 10। ठीक है, हल नहीं करना है आपको, बस चूँकि ऑप्शन सेलेक्ट करना है और मुझे समझाना है तो हल कर रहा हूँ। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही। ठीक है, देखते हैं क्या और कुछ प्रश्न हैं कि नहीं है, नहीं है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इधर। अब देखने की कोशिश हम लोग यहाँ करते हैं कि हाँ ये देखिए, ये सवाल, ये सारे आए हुए प्रश्न हैं साथियों, और आप इजीली कर पा रहे होंगे। यहाँ पे देखो, थोड़ा सा सवाल को उलझाने की इसने कोशिश की है और कुछ नहीं किया है। यहाँ देखो सवाल में क्या कहा है कि 12 व्यक्तियों के भार का जो समांतर माध्य है वो 45.6 किलोग्राम है। तो कहा है कि उनके भारों का योगफल। साथियों चूँकि आपने देखो ये क्या लिखना है, समांतर माध्य इधर लिखेंगे 45.6 हो गया। इधर क्या लिखते हैं, कुल योग लिखते हैं, आप कुल योग लिखते हैं। ठीक है, और यही पूछा है कि भारों का कुल योगफल बताना है, और नीचे आप लिखते हैं कुल संख्या। तो कितनी संख्या है, कितने लोगों की बात कर रहा है 12 लोगों की, यानी 12 व्यक्तियों के भारों का समांतर माध्य है, यानी 12 व्यक्तियों का अलग अलग भार दिया गया होगा। तो 12 व्यक्ति यहाँ अपन लिख देंगे 12। ठीक है, और फिर हमको यही निकालना है, तो 12 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा गुणा, डायरेक्ट गुणा करते हैं। 12 छक्का 72 का 2, और 12 5 60, और 60 और 7 67। ठीक है, सारे ऑप्शन में आपको दिख रहा है ना। यहाँ तक तो ये दोनों तो नहीं होंगे, तो मैंने एक बार देख लो, 12 छक्का 72 का 2, और 12 5 60 7 67, और 12 चौका 48, 48 6 कितना
48 6, हाँ 54। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो और ज़रा बढ़ते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में ही आएंगे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा सवाल क्या हुआ है, थोड़ा सा जटिल हुआ है, ठीक है ना, पर घबराना नहीं है, लगेगा वही, बस एक बात समझना इसमें देखो वर्ग अंतराल के रूप में दे दिया डाटा, है ना, वर्ग अंतराल के रूप में दे दिया, है ना। और इसमें एक और बात इसने समझाई है कि यहाँ पे डाटा जो है वर्ग अंतराल के रूप में दिया है। तो इसको एक बार समझ लेते हैं। यहाँ ये कहना चाहता है कि 3 से 5 के बीच में कुल कितने डाटा हैं, यानी ये बारंबारता जो है फ्रीक्वेंसी बताती है कि कोई डाटा कितनी बार आया है, यानी कोई नंबर कितनी बार आया होगा, बारंबारता का ये मतलब है। ठीक है, तो देखो यानी कि ये जो 3 से 5 जो वर्ग अंतराल है, इसके बीच में जो डाटा आया है वो कितनी बार आया है, 4 बार आया है। 5 से 7 के बीच में जो डाटा आया है वो कितनी बार आया होगा, 2 बार। 7 से लेकर के 9 तक का जो डाटा है वो कितनी बार आया है, 1 बार। 9 से लेकर के 11 तक का जो डाटा है वो कितनी बार आया है, 3 बार, है ना। लेकिन साथियों हमको इसमें एग्जैक्ट डाटा तो मिल नहीं रहा है, एग्जैक्ट डाटा मिल रहा है कि हम किसके साथ भाई चले, कौन सा डाटा है। तो इस केस में हम लोगों को क्या करना होता है, एक सारणी बनाना होता है जब हल करना होगा तब। और उस सारणी में हम इन अंतराल के बीच का पहले माध्य ढूंढते हैं, इसके बीच का माध्य ढूंढते हैं, इसके बीच का माध्य ढूंढते हैं, इसके बीच का माध्य ढूंढते हैं। कैसे ढूंढते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है ना। जैसे 3 और 5 को जोड़िएगा 8 हो जाएगा, 8 में जब 2 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे। जब ऑप्शन वाला हो तो ऐसे ही करना, बाकी लिखने वाले में हम लिख करके समझेंगे। तो यहाँ 4 हो गया। फिर यहाँ देख लो, ये 7 5 12 का आधा करिएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो 6 हो जाएगा। और 7 9 16, 16 का आधा करिएगा 8 हो जाएगा। 9 और 11 20, 20 का आधा कीजिएगा 10 आ जाएगा। अब हमको ये समझ लेना कि इस वर्ग अंतराल का ये माध्य निकल गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 जो है ना 4 बार आया है। तो अगर 1 4 एक बार आता तो उसकी वैल्यू 4 हो जाती, तो 4 4 बार आ जाएगा, तो गुणा कर लीजिए, इसका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 4 गुणे 4, है ना। और 6 जो है 2 बार आया है, तो इसका टोटल वैल्यू 6 दूना का कितना, 12। 8 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, तो 8 एकम में 8। और 10 जो है कितनी बार आया है, 3 बार आया है, अर्थात 30। गुणा कर लेंगे, है ना। अब हमारे लिए ये डाटा हो गया, ये डाटा हो गया, इनको जोड़ेंगे। तो आप जोड़ो, 12 और 8 20, 20 और 30 50 और 16 66, यानी कुल योग हो जाएगा अपना 66। हम निकाल रहे हैं माध्य, क्या निकाल रहे हैं, माध्य। तो टोटल आपने जोड़ा 66 हो गया। अब नंबर देखते हैं, 4 2 6, 1 7 और 7 3 10। तो कुल कितने आंकड़ों की संख्या है, 10। समझ रहे हैं, यहाँ पे डाटा डायरेक्ट नहीं दिया है, वर्ग अंतराल वर्गीकृत है। तो हम यहाँ पे एक मध्य का डाटा निकाल के फिर उनकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, इसका 10 से भाग दीजिएगा तो 6.6। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन जो है ना सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब साथियों एक बार इसको आप खुद से फिर रिवाइज कीजिएगा। जितना सवाल आप पढ़ रहे हैं ना, उन सभी सवालों को फिर देखने के बाद कीजिएगा, देखिएगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो फिर रिवाइज कीजिएगा, जब तक ये आए नहीं आगे मत बढ़ना। ठीक है, इसको करके ज़रूर देखना, तभी आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे। अब मैं इसको करूं उससे पहले कि आप इसको खुद से करें, फिर देखेंगे आगे। ठीक है, चलो, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप किए होंगे। अब देखते हैं, चूँकि इसको करके दिखाना है ना, तो इसको करके दिखाना है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सारणी बना के करेंगे। ठीक है,
सबसे पहले हम लोग इसको सारणी बनाएंगे। सारणी बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐसा करके बनाएंगे, है ना। तो पहला अपन बनाएंगे 0 से लेकर के 10 वालों के लिए, फिर 10 से लेकर के 20 तक का, फिर 20 से लेकर के 30 तक का, फिर 30 से लेकर के 40 वर्ग अंतराल का, है ना। और फिर 40 से लेकर के कहाँ तक, यहाँ पे देखेंगे 40 से लेकर के 50 तक के वर्ग अंतराल का। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, है ना। ये अपना वर्ग अंतराल हो गया, वर्ग अंतराल, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक निकालते हैं, डाटा का मान xi से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूले में बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम निकालेंगे इनकी बीच का माध्य निकालेंगे। इनको जोड़ के आधा करेंगे तो 5 आ जाएगा, इनको जोड़ के आधा करेंगे 15 आ जाएगा, है ना। 10 20 30 का आधा 15, 20 और 30 का आधा कितना 25, 50 हो जाएगा। 70 का आधा कितना 35, और ये क्या हो गया 90 का आधा 45। ठीक है, अब इनकी ये फ्रीक्वेंसी दिया है, FI दिया है ना। अगर फार्मूला आप पढ़े होंगे, ठीक है, चर्चा करेंगे हम फार्मूले की। तो यहाँ पे ये तो दिया है 8 12 10 11 और यहाँ पे दिया है 9। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, है ना। देखो इतना काम करना है। अच्छा, इसको करते वक्त थोड़ा सावधानी बरतना है, क्योंकि जोड़ने घटाने का ही सारा खेल है, तो ध्यान नहीं देंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अब हमको ये डाटा इसके बदले ये मिल गया, अब हम इनका गुणा करके लिखेंगे। गुणा कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये 5 जो है 8 बार आया है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। 15 जो है वो 12 बार आया है ना। तो ये हो जाएगा, इसका गुणा करिए तो 180। 25 जो है 10 बार आया है, तो ये कितना हो जाएगा 250। और इसको थोड़ा ध्यान से लिखेंगे ताकि जोड़ने में ध्यान ठीक रहे, है ना। और 11 का गुणा इसमें कर दीजिए तो अपन 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, हाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। और इसका गुणा कर दीजिए, 9 5 45 का 5, और 9 चौका 36, 36 4 कितना, हाँ बिल्कुल 40। अब इनको जोड़ लीजिए, जोड़िए, कुल डाटा जोड़िए, कितना हुआ देखिए, 8 और 12 20 हो जाएगा, और 9 और 11 20 हो जाएगा, 20 20 40, और 10 कितना 50। डाटा की संख्या 50 हो गई। और इसकी संख्या ज़रा देख लीजिए, जोड़ लीजिए, 5 5 10 का 0, और 8 4 8 12 12 5 17 17 8 25, 17 8 25, और एक इसका मिल गया 26 का 6, और 2 हो गया ना। तो 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, और 8 4 12। ठीक है, एक बार देख लेना, कहीं कहीं गलती हो जाता है ना, बड़ा ध्यान से न उतर जाए, तो क्रॉस चेक कर लेना है आपको। अब क्या करना है, चूंकि आपको माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर इस कुल योग में आप इससे भाग दे दीजिए, यानी कि 1260 में 50 से भाग दे दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा। 5 दूना का क्या हो जाएगा 10, और 5 या 25, और फिर एक बचेगा तो 10, यानी कि 5 दूना का 10, इतना आएगा। ठीक है, तो साथियों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, फिर रिवाइज करके आपको आगे बढ़ना है।